डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में क्लास 8 की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है ऑक्सफोर्ड की राइट बाइट 3, उसका यूनिट नंबर 3 है वर्किंग विद स्प्रेडशीट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ख़ास तौर पे कुछ जो पास्ट पेपर में आपके एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, क्योंकि इस दफ़ा वो सारे एमसीक्यूज़ ही आपके प्रैक्टिकल यूनिट पेपर में आने हैं। तो उन तमाम एमसीक्यूज़ को बारी बारी डिस्कस करेंगे, साथ में आपको समझाता भी जाऊंगा और साथ साथ उनके करेक्ट ऑप्शन भी आपको बताता जाऊंगा। चैनल को अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। राइट बाइट 3 यानी ऑक्सफोर्ड की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है क्लास 8 के लिए, उसका यूनिट नंबर 3 वर्किंग विद स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी उसका सॉफ्टवेयर है एक्सेल, जिसके ऊपर तमाम जो कैलकुलेशंस के काम होते हैं और ख़ास तौर पे आपके जो रिजल्ट कार्ड हैं वो सारे उसी पे तैयार होते हैं। तो उसका क्योंकि जितने भी एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर में आ चुके हैं वो सारे एमसीक्यूज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि आपकी पेपर की तैयारी अच्छे से हो सके। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ देखते हैं। ठीक है, वी कैन अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग बाय सिलेक्टिंग द फीचर फ्रॉम किस टैब में से। यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मुराद होता है, फॉर्मेटिंग से मुराद है डाटे को ज़रा अच्छे से तैयार करना, यानी कि डाटा देखने में अच्छा लगे, वो फॉर्मेटिंग बेसिकली होती है। तो फॉर्मेटिंग किस टैब में से होती है? इंसर्ट टैब, होम टैब, डाटा टैब या व्यू टैब। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि ये होम टैब में से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन चेंज भी की जा सकती है पेपर में, बहरहाल ये होम टैब में से ही किया जाएगा। ठीक हो गया। बाकी नंबर 2 पे देखते हैं। नंबर 2 में ए डैश इज ए प्री रिटन फार्मूला दैट परफॉर्म स्पेसिफिक कैलकुलेशन। ठीक है, ए अलाइनमेंट, कॉलम, चार्ट्स, फंक्शन। ठीक है, आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ये स्प्रेडशीट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन जो हैं वो यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ फार्मूलाज यूज़ होते हैं कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा फंक्शन। ठीक है, कैसे? ए फंक्शन इज़ ए प्री रिटन फार्मूला, यानी कि कोई भी फंक्शन, सम फंक्शन है, ठीक है, एवरेज फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है वो एक प्री रिटन फार्मूला होता है जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका ऑप्शन होगी फंक्शन। ठीक हो गया। नंबर 3 पे बात करते हैं। ए डैश चार्ट इनेबल अस टू स्पॉट ट्रेंड्स। स्पॉट ट्रेंड से मुराद ये है कि मुख्तलिफ चार्ट्स के ज़रिए हम ट्रेंड्स को शो करते हैं। फ़र्ज़ करें कि बच्चों के मार्क्स की लेना है, 2017 में बच्चों के कितने मार्क्स थे कंप्यूटर साइंस में ओवरऑल, 2018 में कितने थे, 19 में कितने थे और 2020 में कितने थे। तो हम वो चार्ट्स के ज़रिए शो कर सकते हैं। जिसका चार्ट ज़्यादा ऊपर होगा, इसकी जो ऑप्शन है वो 3 है, यानी लाइन चार्ट जो है, लाइन चार्ट के ज़रिए हम मुख्तलिफ ट्रेंड को शो कर सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस जो है उसके मार्क्स ईयर बाई ईयर कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, किस ईयर ज़्यादा आए हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड्स हो गए, या मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं अपनी सेल जो चेक करने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं, किस ईयर हमारी सेल कम हुई है, किस ईयर हमारी सेल ज़्यादा हुई है। तो लाइन चार्ट जो है वो हमें मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड्स बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये मैंने छोटा, यहाँ पे ऑप्शन चेंज भी हो सकती है। ए लाइन चार्ट इनेबल अस टू स्पॉट, यहाँ पे ये इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया जाता है, यानी ये अब आपने लिखना है, इसकी ऑप्शन दे दी जाती है। तो एमसीक्यूज थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं एग्जाम में। नंबर 4 पे बात करें। द डैश फंक्शन इज यूज टू मल्टीप्लाई नंबर, यानी कि कौन सा फंक्शन यूज करते हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जिसकी ऑप्शन जो है प्रोडक्ट, SQRT, पावर या सम फंक्शन। ठीक है, SQRT बेसिकली इससे मुराद है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। तो पावर भी जानते हैं, सम से मुराद आप जानते हैं ऐड करना। तो प्रोडक्ट फंक्शन वो होता है, प्रोडक्ट फंक्शन की वजह से हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैथ के पेपर में भी आपका प्रोडक्ट लिखा होता है तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका होगा द प्रोडक्ट फंक्शन इज यूज टू मल्टीप्लाई नंबर्स। ठीक है, तो ये आपका इसका जो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 5 पे देखते हैं। नंबर 5 है डैश इज यूज टू हाईलाइट अनयूजुअल डाटा। ठीक है, किसी भी डेटा को हाईलाइट करना है यानी शो करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट कार्ड तैयार हुए हैं, तो क्लास 8 का जो सबसे टॉप पे स्टूडेंट है,
ठीक है, उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, या सबसे जो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं उनको हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जैसे रिजल्ट देखें आप पूरे क्लास 8 का तो फ़ौरन पता चल जाए कि किस स्टूडेंट के सबसे अच्छे मार्क्स हैं और किस स्टूडेंट के सबसे बुरे मार्क्स हैं। तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो यूज़ होती है। इसकी जो 4 ऑप्शन बनती हैं, फॉर्मेटिंग है, हाईलाइटिंग है, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और अलाइनमेंट है। हाईलाइटिंग तो ठीक है, इंग्लिश का वर्ड हाईलाइट करना चीज़, लेकिन कंप्यूटर के अंदर स्प्रेडशीट के अंदर इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ होता है। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर 3 है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज यूज टू हाईलाइट अनयूजुअल डाटा, यानी अनयूजुअल डाटा को, अनयूजुअल से मुराद है जो गैर मतवक्को हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हो या बहुत ज़्यादा बुरे मार्क्स हो, उनको अगर हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्ड यूज़ होगा। नंबर 6 पे बात करते हैं, वी नीड टू स्पेसिफाई ए बेस नंबर एंड एक्सपोनेंट व्हेन यूजिंग द डैश फंक्शन, यानी अगर आप बेस नंबर को या एक्सपोनेंट को शो करना चाहते हैं, ठीक है, बेस नंबर और एक्सपोनेंट को शो करना चाहते हैं, उसके लिए पावर, प्रोडक्ट, SQRT और इफ़, ठीक है। SQRT मैंने बताया स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को जानते हैं। पावर का वर्ड है, यानी कि आपने मोस्टली मैथ के अंदर 2 की पावर 5, 2 की पावर 3 इस तरह बोलते हैं। तो बेस और एक्सपोनेंट के लिए जो फंक्शन आपके पास यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो पावर होगा। इसकी जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट होगी। नंबर 7 पे बात करते हैं, द सेल ऑन विच ए फंक्शन इज टू बी अप्लाइड आर कॉल्ड, यानी जिस सेल के ऊपर, जितने भी सेल्स हैं जिनके ऊपर आप फंक्शन वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप यूज़ करेंगे तो आपको डाटा दिया गया होगा, कितने डाटे के ऊपर कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, वो इतना डाटा आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये मैं नीचे वाले क्वेश्चन में इस तरह का MCQs बाई चांस आ गया, इसमें बताऊँगा क्या है, ठीक है। डाटा सेट, डाटा कलेक्शन, फार्मूला और डाटा रेंज। इसकी जो लास्ट ऑप्शन है नंबर 4 पे, डाटा रेंज, वो ठीक होगी। डाटा रेंज से मुराद है कितने हिस्से के ऊपर आप डाटा को अप्लाई करना चाह रहे हैं, सॉरी फार्मूले को अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो उसकी रेंज कहलाती है, ठीक है। तो नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डाटा रेंज होगा। नंबर 8 पे बात करते हैं, विच ऑफ दीज इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर द सम फंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट MCQs है कि मुख्तलिफ फंक्शन आपने स्प्रेडशीट के अंदर पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनका जो करेक्ट सिंटैक्स है, यानी कंप्यूटर को अगर आप उसका सिंटैक्स गलत कर देंगे तो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी, ना वो आपका काम कर सकेगा। सिंटैक्स का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो सम फंक्शन है, यानी अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो उसमें सम करना चाह रहे हैं, कौन सा फंक्शन, यानी फंक्शन तो सम है लेकिन इसके लिए सिंटैक्स कौन सा सबसे बेहतरीन होगा, यानी जिस पे वो काम करेगा। हमारे पास ये फंक्शन है सम, ठीक है, A1 और A10, यानी हमारे पास जो डाटा की रेंज है, ठीक है, A1 और A10 है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि A1 से मुराद ये है कि ऊपर से इसके नाम ABCDEFGH चल रहे होते हैं और नीचे ऐसे 1 2 3 4 होते हैं। तो ऊपर यानी A1 इधर से A1 से लेके A10 तक, ठीक है, A10 तक, यानी A10 तक आपने सम करना है। A10 से मुराद है कि 1 2 3 4 5 6 नीचे तक चलते जाएं तो A ऊपर से A ही रहेगा, वही कॉलम रहेगा, नीचे 10 तक आपने इसको ऐड करना है। ये ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ आ सकती है अगर मेरे पास इस सामने लाइव जो है वो कंप्यूटर की ऑप्शन या एक्सेल ओपन हो तो जिसमें बता सकता हूँ, ठीक है। 1 से A10 यानी ये डाटा रेंज है, कहाँ से लेके कहाँ तक आप फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं। यानी आपने एक स्प्रेडशीट रिजल्ट कार्ड तैयार करने हैं, कुछ भी तैयार करने हैं, तो फंक्शन के दौरान आपको बताना पड़ेगा कितने हिस्से के ऊपर जो है वो आप फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो उसकी डाटा रेंज कहलाती है, ठीक है। तो वो वहाँ से A1 से लेके A10 कॉलम तक है, ठीक है। तो इसमें ये बात याद रखें, जब भी आपने फार्मूला लिखना है तो इक्वल से हमेशा स्टार्ट होगा, यानी इज इक्वल टू का स्टार्ट उसका होना ज़रूरी है, इक्वल से स्टार्ट होना ज़रूरी है। तो ये भी आपका इक्वल से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी आपका इक्वल से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये तो किसी सूरत ठीक नहीं हो सकते। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाली ठीक है, इक्वल से स्टार्ट हो रहा है सम, ठीक है। सम से मुराद है, यहाँ पे ऐड नहीं लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा सम, सम से मुराद है ऐड करना, कितने हिस्से को ऐड करना है, A1 से लेके A10 तक। तो ये वाला इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब आपको ये भी करेक्ट ऑप्शन लग रहा होगा, इज इक्वल टू सम A1 प्लस A10, ठीक है। एक तो इसमें प्लस का साइन है, आपने प्लस का साइन नहीं डालना, ठीक है, आपने
प्लस का साइन नहीं डालना, प्लस का साइन क्योंकि सम इधर लिख दिया है तो दोबारा आपको सम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सम से मुराद यही है कि आपने इसको ऐड करना है, तो प्लस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स आपको नज़र आ रही है, सॉरी आपको स्पेस नज़र आ रही है, ये स्पेस भी आपने नहीं देनी, ये बिल्कुल साथ साथ होना चाहिए। यानी ये जिस तरह यहाँ पे A1 ये कॉलन और साथ ये स्पेस नहीं है, ठीक है। A10 आपको साथ बिल्कुल नज़र आ रहा है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो 3 है वो वाली होगी। नंबर 9 पे बात करते हैं। विच ऑफ दीज चार्ट्स शोज डेटा एज ए सेक्शन ऑफ ए होल, एज सेक्शन ऑफ ए होल। सेक्शन ऑफ ए होल से मुराद है यहाँ आप फर्ज करें आप चाहते हैं आप बाजार शॉपिंग करने गए हैं, आपके पास 5,000 रुपया था, तो आपने कितना हिस्सा बुक्स पे खर्च किया, कितना हिस्सा कॉपीज़ पे खर्च किया, ठीक है, कितना हिस्सा खाने पीने पे खर्च किया, ठीक है। एज ए पाई चार्ट शो करते हैं कि आपने 5,000 में से इतने इतने हिस्से जो है इस जगह पे खर्च किए हैं। तो ये है विच ऑफ दीज चार्ट्स शोज डेटा एज ए सेक्शन ऑफ ए होल, यानी सेक्शन ऑफ ए होल जो है वो कौन सा है, वो तुम्हारे पास पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट के अंदर आपको, यानी ये आपका पाई चार्ट है, इसके अंदर आपको बताया जाएगा इतना हिस्सा जो है आपने क्या कहते हैं खर्च किया है फूड के लिए, इतना अच्छा कॉपीज़ के लिए, ये आपने खाने पीने के लिए, ये आपने क्या कहते हैं कोई टॉय खरीद लिया है, ठीक है। तो ये जितना जितना आपने चीज़ें पैसे खर्च किए हैं उस हिसाब से ये शो करेगा। तो विच ऑफ दीज चार्ट शोज डेटा एज ए सेक्शन ऑफ ए होल, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, कॉलम चार्ट, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास पाई चार्ट होगी। नंबर 10 MCQs है। इफ द इफ सेक्शन ऑफ द इफ फंक्शन कंटेन्स ए, नंबर 1 लॉजिकल टेस्ट, फॉर्मेटिंग ऑप्शन, वैल्यू एंड ऑपरेशन। जैसा कि आप जानते हैं द इफ फंक्शन ऑफ द इफ सेक्शन ऑफ द इफ फंक्शन, फंक्शन जो है इफ फंक्शन से मुराद ये होता है कि कब कोई कुछ खास किस्म की कंडीशन रखी जाती है, वो देखनी होती है ट्रू या फॉल्स है। जिसकी सादा सी एग्जांपल है, यानी आपका अगर 40% मार्क्स आते हैं पेपर में तब आप पास क्लियर किए जाते हैं मैथ के पेपर में, तो वहाँ पे इफ़ जो कंडीशन लगा दी जाएगी कि अगर 40% से या 40% से ऊपर मार्क्स हैं तो आपके रिजल्ट कार्ड में पास लिखा जाए, अगर 40% से कम मार्क्स हैं, ठीक है, तो आपको फेल लिखा जाए। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर में जो है 39.9% भी अगर आपके मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर में अगर ये फार्मूला लगा हुआ है कि 40% या 40% से ऊपर वाला जो है वो पास होगा, तो वो आपके रिजल्ट कार्ड के सामने फेल ही लिखेगा। हो सकता है आपको लगेगा राउंड ऑफ करके इसको 40 करना चाहिए, कंप्यूटर जो है इसको राउंड ऑफ नहीं करता। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके मुताबिक ही उसने वो आगे सारी चीज़ें लिखनी होती है। तो इसकी जो द इफ सेक्शन ऑफ द इफ फंक्शन कंटेन लॉजिकल टेस्ट होता है, बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लॉजिकल टेस्ट है। कंप्यूटर जो है लॉजिकली टेस्ट करता है कंडीशन क्या रखी गई है, कंडीशन ये रखी गई है 40 या 40% से ऊपर वाला पास है, इससे नीचे वाला फेल है, तो वो लॉजिकली टेस्ट करके आगे उसके नीचे इंस्ट्रक्शन या रिमार्क्स लिखता है पास या फेल। तो इसकी जो पहले नंबर 10 की जो ऑप्शन होगी वो लॉजिकल टेस्ट होगी। नंबर 11 पे बात करते हैं द कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर इज लोकेटेड ऑन, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर जो है कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये आपके पास होम टैब के ऊपर होता है, ठीक है, ये आपके पास होम टैब के ऊपर ये वाला फीचर अवेलेबल है। नंबर 12 पे बात करें द बेस नंबर इन पावर फंक्शन इन MS एक्सेल कैन बी एनी, यानी कि जो द बेस नंबर होता है पावर फंक्शन में MS एक्सेल के अंदर वो क्या होता है, वो क्या इंटीजर होता है, क्या होल नंबर होता है, क्या रियल नंबर होता है, या एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो वो जो है आपके पास एक रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के ऊपर क्लास 8 में यूनिट 2 के स्टार्ट में काफ़ी डिटेल से मैंने बात की हुई है, वो वहाँ से जाके देख सकते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। बहरहाल जो बेस नंबर होता है पावर फंक्शन में एक्सेल के अंदर वो आपके पास रियल नंबर होता है। नंबर 13 में बात करते हैं द पावर इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि पावर को हम क्या कहते हैं, ठीक है, एक तो पावर बोलते हैं, पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है, पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये भी अपने क्लास 7 में काफ़ी डिटेल से इसके ऊपर यूनिट 4 में पढ़ा हुआ है कि पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। नेगेटिव नंबर, फंक्शन, बेस कोई भी ऑप्शन हो सकती है, बहरहाल इसकी एक्सपोनेंट वाली जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। नंबर 14 में बात करते हैं विच टाइप ऑफ चार्ट इज यूज टू कंपेयर आइटम इन डिफरेंट कैटेगरीज, यानी मुख्तलिफ जो आइटम है कैटेगरीज में दिए हुए हैं उनको अगर कंपेयर करना चाह रहे हैं, कंपेयर किसी वाले से भी किया जा सकता है, ठीक है, वो किस चार्ट में करेंगे, वो हमारे पास बार चार्ट है या पाई चार्ट है या कॉलम चार्ट है या लाइन चार्ट है, ठीक है। बार चार्ट का तो आपका है ही नहीं इस दफा सिलेबस में, ठीक है, लाइन चार्ट भी पहले डिस्कस हो चुका है, पाई चार्ट के बारे में मैं काफ़ी डिटेल से पहले बात कर चुका हूँ। तो जो आइटम को कंपेयर किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज के, वो कॉलम चार्ट के अंदर जो है वो कंपेयर किया जाता है।
MCQs आपके पास पेपर में से आपकी बुक से में लिए गए हैं, इनकी वर्डिंग चेंज करके ठीक है आपको पेपर में दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से ज़रा तैयार कीजिएगा ताकि MCQs वाला जो पेपर आपका अच्छे से परफॉर्म हो सके। नंबर 15, वी कैन प्रोग्राम डैश टू हाईलाइट यूनिक डाटा बाय स्पेसिफाइंग ए रूल और कंडीशन, यानी किस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो आप ये काम कर सकते हैं। टू हाईलाइट यूनिक डाटा बाय स्पेसिफाइंग ए कंडीशन या रूल, कोई रूल या कंडीशन रखते हुए किसी डाटा को स्पेसिफाई किया जा सकता है। कौन सा सॉफ्टवेयर उसके लिए इस्तेमाल होता है? MS एक्सेल, स्प्रेडशीट, MS वर्ड या बोथ A एंड B। तो इसके अंदर जैसे कि हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं, इसके अंदर हम डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं किसी खास कंडीशन या रूल के तहत। ठीक है, तो इसके लिए ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑप्शन पे टिक नहीं करना। बहुत सारे बच्चे दोनों ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, तो ये वाली ऑप्शन जो है बोथ A एंड B, यानी पहली ऑप्शन और दूसरी ऑप्शन जो है इसमें दोनों ठीक हैं, तो इस ऑप्शन को आपने टिक करना है। नंबर 16 पे बात करते हैं, फॉर इंसर्टिंग द फंक्शन विच टैब इज़ यूज्ड। अगर आपको फंक्शन इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि कुछ फंक्शन हमने स्टडी किए हैं, तो किस टैब में जाके इंसर्ट करेंगे? टैब मैंने लिखी हुई है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, व्यू टैब है और फार्मूला टैब्स है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, उसको इंसर्ट टैब में चले जाते हैं। तो फंक्शन अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास फार्मूलाज टैब में होगी, आप फार्मूलाज टैब में जाके कोई भी फंक्शन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर 17 पे है, द SQRT फंक्शन इज यूज्ड फॉर टू फाइंड, यानी SQRT फंक्शन बार बार पढ़ रहे हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? नंबर 1 है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। नंबर 3 पे इंसर्टिंग स्क्वायर रूट सिंबल या एडिंग स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर। तो SQRT फंक्शन जो है वो नंबर 1 पे जो ऑप्शन है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर फाइंड करने के लिए नहीं है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। स्क्वायर रूट सिंबल भी हम इससे इंसर्ट नहीं करते, ना ही हम स्क्वायर्स उनके ऐड करते हैं। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर फाइंड करने के लिए SQRT फंक्शन यूज़ होता है। तो नंबर 18 पे जो मैंने SQRT से रिलेटेड ऑप्शन रखी हुई हैं MCQs, द करेक्ट सिंटैक्स फॉर SQRT फंक्शन, यानी SQRT फंक्शन के लिए जो करेक्ट सिंटैक्स है, सिंटैक्स अगर गलत हो गया तो आपका जो कंप्यूटर है या जो कमांड्स है वो काम नहीं करेंगी। तो यहाँ पे पहला है SQRT नंबर, फिर इज इक्वल टू SQRT नंबर, फिर इज इक्वल टू SQRT नंबर, फिर इज इक्वल टू SQRT नंबर। अब देखें लिखने में सब डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने जैसे कि पहले बताया था, कोई भी फंक्शन है, कोई भी फार्मूला है, कोई भी सिंटैक्स है, इक्वल का साइन पहले आना है। तो इसमें तो इक्वल का साइन ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें SQRT नंबर ये वाली करेक्ट ऑप्शन है, इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, SQRT कैपिटल भी लिखा हुआ है, कैपिटल होना चाहिए, और साथ ये नंबर, जिस नंबर का भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ये वाली है। इसमें इक्वल का साइन है, लेकिन SQRT बाकी जो है वो स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। इसमें ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई, ब्रैकेट्स का लगा होना भी ज़रूरी है। ब्रैकेट्स होंगी तो आपका जो फार्मूला है वो काम करेगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। करेक्ट सिंटैक्स जो है वो SQRT, ये वाला नंबर, ये B ऑप्शन इसकी बिल्कुल ठीक है। MCQs नंबर 19 है, द ऑप्शन फॉर चार्ट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द, यानी अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं डाटा के ऊपर तो किस टैब में से जाके आप चार्ट इंसर्ट करेंगे? होम टैब से, फार्मूलाज टैब से, इंसर्ट टैब से। ठीक है, अगेन मैंने जो ऑप्शन जो है यहाँ पे फार्मूला टैब 2 दफ़ा लिख दिया है, तो यहाँ पे आप कोई और टैब चेंज कर सकते हैं, व्यू टैब चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी टैब चेंज कर सकते हैं। बहरहाल इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में जाके आप क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट अगर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे। नंबर 20 के ऊपर देखते हैं, नंबर 20 के ऊपर है टू कैलकुलेट 5 की पावर 4 वो यूज़ द फंक्शन, यानी कि 5 की पावर 4 इसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए कौन सा फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे? हमारे पास 4 फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, पावर फंक्शन, SQRT फंक्शन, सम फंक्शन और प्रोडक्ट फंक्शन। तो इसके लिए जैसे कि जानते हैं ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, तो आपने इसकी पावर फंक्शन ही इसमें इस्तेमाल करेंगे। बेस और पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पावर फंक्शन इस्तेमाल होता है, प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लाई के लिए, जमा करने के लिए, और ये स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए फंक्शन इस्तेमाल होता है। तो पावर फंक्शन इसके लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पे पेपर में कुछ भी दिया जा सकता है, यानी x की पावर 4 भी हो सकता है, कोई भी पावर दी जा सकती है। अगर बेस और एक्सपोनेंट दिया हो तो फिर आपने पावर फंक्शन इस्तेमाल करना है। नंबर 21 है, ए डैश चार्ट इज़ यूजफुल फॉर यूजिंग द प्रपोर्शन ऑफ
मंथली एक्सपेंसेस, यानी आप चेक करना चाह रहे हैं आपकी टोटल इनकम 1 लाख रुपए है, ठीक है, उसमें मंथली एक्सपेंसेस आपके कितने हैं। तो उसके लिए जो चार्ट यूज़ होता है वो पाई चार्ट इस्तेमाल होता है। पाई चार्ट के अंदर शो किया जाता है आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हैं और आपकी बच्चों की फीस या अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, वो सारे जो है पाई चार्ट के अंदर शो होते हैं। तो इसके लिए पाई चार्ट जो है ऑप्शन ठीक होगी। नंबर 22 पेपर देखते हैं। ए डैश चार्ट एनेबल अस टू व्यू चेंजेस इन द डाटा ओवर टाइम। ऐसा कौन सा चार्ट है जिसमें हम चेक कर सकते हैं ओवर अ टाइम अ पीरियड उसमें क्या क्या चेंजिंग आती रही है। तो इसके लिए हमारे पास पाई चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट और कॉलम चार्ट है। तो इसके लिए आप लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइन चार्ट जो है हम मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस किसी भी डेटे में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आती रहती हैं। जैसे कोरोना वायरस के हवाले से ले लें कि पर मंथ क्या चेंजिंग आ रही है केसेस के हवाले से। तो वो जो चेंजिंग है, कभी किसी महीने केस कम होते हैं, किसी महीने बहुत कम होते हैं और किसी महीने तेज़ हो जाते हैं। तो वो जो है लाइन चार्ट के ज़रिए आप शो कर सकते हैं, आपको नज़र भी आएगा किस महीने जो है कितने केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। तो इस तरह आज हमने यूनिट 3 जो है स्प्रेडशीट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते थे मैंने आपको बता दिए, बनाए हैं। कुछ पास्ट पेपर में से लिए हैं, कुछ आपकी बुक से में लिए हैं और कुछ मैंने खुद बनाए हैं। तो मिलकर तकरीबन 22 एमसीक्यूज आपके बने हैं और इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन पेपर में आएंगे, यानी किसी को ऑप्शन चेंज कर देंगे, किसी की लाइन या वर्डिंग चेंज कर देंगे। तो अगर आपने यूनिट अच्छे से समझा हुआ है, अगर कंप्यूटर में इसकी प्रैक्टिस कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका एमसीक्यूज वाला जो पोर्शन है प्रैक्टिकल वाला बड़े अच्छे से हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। खुदा हाफिज़।